अटेंडेंस हो गई सर? हेलो। देखो, दिस यूनिट कंप्राइजेस थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है। इसके साथ साथ इस यूनिट में है स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडुअल एंट्रोपी, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्री एनर्जी फंक्शन, गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, वेरिएशन ऑफ एस जी ए विथ टी वी एंड पी, free energy change and spontaneity, relation between Joule-Thomson effect coefficient and other thermodynamic parameters, inversion temperature, Gibbs-Helmholtz equation, Maxwell relations, thermodynamic equation of state। तो ये जो हमारी यूनिट है थर्ड लॉ की, इसमें इतना कुछ हमें पढ़ना है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि थर्ड लॉ, स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ। ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे हेडिंग नहीं दिया कि स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ, हमने इसको जस्ट इंट्रोडक्शन में स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ को कवर कर दिया। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा थर्ड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, दिस इज बेसिकली केम फ्रॉम नर्स। एक साइंटिस्ट थे जिनका आपने नर्स इक्वेशन भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? नर्स हीट थ्योरम। ठीक है, या कॉमनली हम इसको कहते हैं नर्स थ्योरम। तो अब अगर हम ये बात करें कि ये नर्स थ्योरम क्या है, तो ये आगे आएगा। ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगा। आपने मतलब पढ़ा होगा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जी इक्वल्स टू, आपने ये पढ़ा होगा डेल जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। ठीक है। तो इसी के बेसिस पे इन्होंने एंट्रोपी को रिलेट किया था कि आखिर जो है जी और एच से कैसे एंट्रोपी हमारी रिलेट करे। इसे हम यहाँ पे कहेंगे नर्स हीट थ्योरम। तो ये होगा आपका, सिंपली हम कह सकते हैं नर्स थ्योरम। ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू नर्स, अगर हम ये कहें कि एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम एट एब्सोल्यूट जीरो इज वेल डिफाइंड कांस्टेंट। तो ये एक लाइन का इनका स्टेटमेंट था। ये स्टेटमेंट कह रहा था कि अगर हम एब्सोल्यूट जीरो के रिस्पेक्ट में किसी भी सिस्टम या किसी सब्सटेंस, किसी भी मॉलिक्यूल की एंट्रोपी चेक करें, तो ये वेल डिफाइंड कांस्टेंट होगी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट में फर्दर बहुत सारे साइंटिस्टों ने रिफाइनमेंट किया है, और उस रिफाइनमेंट को हम कलेक्टिवली अगर कंपाइल कर दें, तो वहां से हम कहते हैं कि वो सारा कुछ जो कंपाइल करने के बाद आता है, जिसे मैक्स प्लैंक ने 1912 में कंपाइल किया था, तो उसे हम कहते हैं जो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट बेसिक स्टेटमेंट ऑफ नर्स इज दिस, according to him, entropy of a system at absolute zero is well defined constant। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है एट जीरो केल्विन। अगर हम जीरो केल्विन की बात करें, तो जीरो केल्विन हमारा क्या है? लिस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। ठीक है, इससे छोटा हम टेम्परेचर नहीं कर सकते। तो जब इससे छोटा टेम्परेचर नहीं कर सकते, तो कोई भी सिस्टम होगा वो किस स्टेट में रहेगा? ग्राउंड स्टेट में रहेगा। और हमें पता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सिस्टम का, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है। एंड entropy of ground state is only determined by degeneracy of ground state। तो यहाँ पे एक चीज आ गया कि एंट्रोपी ऑफ ग्राउंड स्टेट। तो एंट्रोपी ऑफ ग्राउंड स्टेट क्या है? एंट्रोपी रिलेटेड टू ग्राउंड स्टेट व्हेन टेम्परेचर इज जीरो केल्विन। क्लियर? सेकेंड है डीजेनरेसी ऑफ ग्राउंड स्टेट।
तो अब यहाँ पे देखो, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स या फिर जब क्वांटम पढ़ोगे तो आप क्वांटम में इस डीजनरेसी वर्ड को ज्यादा पढ़ते हो। डीजनरेसी वर्ड का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास दो एनर्जी लेवल है, सपोज ये एनर्जी लेवल है और ये एनर्जी लेवल है, और दोनों का लेवल, अगर हम यहाँ पे एनर्जी की एक्सिस ले लें, ये एनर्जी एक्सिस हमने ले ली, ठीक है, और अगर एनर्जी एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये लेवल भी, अगर मान लो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही फिल किया है, ठीक है, ये लेवल और ये लेवल, दोनों लेवल अगर एक ही लाइन पे है, जैसे इस देखो, दोनों लेवल एक ही लाइन पे है एनर्जी के, मतलब कह सकते हो कि दोनों लेवल की अगर एनर्जी सेम है तो उसे हम कहते हैं डीजनरेट स्टेट। सर लेवल मतलब सिस्टम? लेवल मतलब किसी एक सिस्टम के अंदर जितनी भी पॉसिबल एनर्जी की लेवल लेवल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम ये कहें, सिंपली कहें कि हम कार्बन की बात करें, कार्बन 6, ठीक है, ये होता है 1s2 2s2 2p6, सॉरी 2p2, यही ना, क्लियर। अब देखो यस। 2p को अगर हम लिखें तो हम ऐसे कहते हैं कि जो ये 2p2 है, बेसिकली ये क्या है, देखो 2p टू को आप पी कहते एक्स हो टू पी वाई तो आप कहते हो कि ये 2px टू है, पी एक्स। ये है 2py, यही कहते हो ना, ठीक है। तो इन यस। दो, इन तीनों ऑर्बिटल की 2px 2py और 2pz की जो एनर्जी होती है, ये सेम लेवल पे होती है, ये डीजनरेट होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रॉन इस 2px में है, 2py में है, 2pz में, ये किसी में भी हो सकता है। ये इसे x मान लो, इस वाले को कह दो x, तो ये y कह लो, ये z कह लो, ठीक है, या फिर इसे z कह लो, इधर y कह लो। तो इसे हम कहते हैं तीनों जो स्टेट है, पी जो है पी एक्स पी वाई पी जेड, ये एनर्जी के स्टेट क्या है, डीजनरेट स्टेट में। जैसे ही आप जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ते हो तो आप कहते हो कि जो हमारा जो डी ऑर्बिटल है, जो कहते हो जैसे 5 डी ऑर्बिटल्स बनाते हो, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर, कहते हो कि जैसे ही ये स्प्लिट होता है इसकी डीजनरेसी खत्म हो जाती है, ये टी टू जेड, सॉरी टी टू ई टी टू जी, ठीक है, इसे टी कहते हो टू। कि टी टू जी, और ये टूट जाता है ईजी में, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे दो एनर्जी स्टेट पॉसिबल हो गए, यहाँ पे आप कहते हो कि ये डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स है, और यहाँ पे कहते हो कि यहाँ पे दो ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये अब ये सिस्टम डिजनरेट नहीं है, यहाँ तक तो डिजनरेट था, इसके बाद ये टूट गया। तो ये देखो यही डिजनरेसी है। अगर सारे का एनर्जी लेवल, मतलब ये सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल हम कहें एक लेवल पे है, सबकी एनर्जी सेम है, तो वो डिजनरेट है, अदरवाइज डिजनरेट नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जब आप क्वांटम पढ़ते हो ना, तब तभी ये वर्ड यूज होता है, सबसे ज्यादा ये वर्ड क्वांटम में यूज होता है। क्यों? क्योंकि क्वांटम में फिर हम सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, रियल सिस्टम को, और एनर्जी वहीं से आती है। जो आप पढ़ते हो E इक्वस टू एच न्यू, या फिर E इक्वस टू एन एच न्यू, ये जो रियल आया है ये वहीं से आता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं कि हम जब क्वांटम में सिस्टम को पढ़ते हैं तो हम सिस्टम को 4 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। कहने का मतलब, अगर सपोज करो इस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक बॉक्स में है, तो इसे हम पार्टिकल इन बॉक्स कहेंगे, उस बॉक्स को हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पी एक्स ऑर्बिटल है, ठीक है। प्लस ये इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ स्पिन रोटेशन करता रहेगा, तो इसके लिए हम रोटेशन मॉडल पढ़ेंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि ये वाला डिस्कशन आप मोर प्रोबेबली आप क्वांटम में डिस्कस करो, अगर हमसे कभी पढ़ने का मौका मिला, ठीक है। तो वहां पे हम 4 मॉडल अलग अलग बना के और इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फाइनली इन 1912, ठीक है, नर्स और जो भी लोगों ने काम किया था उनके स्टेटमेंट को प्लैंक ने कंपाइल किया, ठीक है, और कंपाइल करने के बाद थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया। तो ये क्या था जो नर्स ने कहा था, इट इज पॉसिबल फॉर एनी प्रोसीजर टू लीड टू द आइसोथर्म T equals to 0 in a finite number of steps, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है
वो है स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ। तो कितने स्टेटमेंट दिए गए थे, दो चार को हम कम से कम देखेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी प्रोसीजर, अगर हम कोई किसी भी प्रोसीजर की बात करें और जिसकी हम आइसोथर्म को डिस्कस करें, टी इक्वल्स टू 0 केल्विन पे, ये 0 का मतलब यहाँ पे केल्विन पे, ठीक है। तो या तो वो एक डिफिनिट नंबर में ही सिकुड़ कर रह जाएगा, उसमें कौन जो है वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, वो नंबर क्या होगा, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, मतलब वेरिएबल नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा ये। इसको हम आगे देखेंगे जब हम पढ़ेंगे एस इक्वल्स टू के एल एन डब्ल्यू, ठीक है। जब हम वोल्टेज मैनन का फार्मूला देखेंगे तो वहां से ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये बट ये पॉइंट इन्होंने एकदम कहा फिट कि सा लग 0 रहा है। डिग्री केल्विन पे केवल यही पॉसिबल है कि किसी के भी जो है नंबर ऑफ अरेंजमेंट को हम फिक्स कर सकते हैं, वो फिक्स हो जाएगा, उसके बाद उसमें वेरिएबिलिटी पॉसिबल नहीं है, फाइनाइट हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन 1923, तो आपको ये पता ही है, वेल फेमस साइंटिस्ट है जीएन लेविस, ठीक है, लेविस एंड रैंडल। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि एंट्रोपी ऑफ ईच एलिमेंट इन सेम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विल बी 0। अब देखो, अब तक तो हम ये कह रहे थे कि चलो कोई सब्सटेंस है, उसके जो है उसकी एंट्रोपी 0 केल्विन पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन इन्होंने क्या थोड़ा सा रिफाइन किया कि उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, जितने भी इस तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनकी भी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक तरीके से पहला ही स्टेटमेंट था, ठीक है। देखो, जो लेविस और रैंडल थे 1923 में, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि जो इंट्रोपी है ईच एलिमेंट, तो अगर हम किसी भी कंपाउंड की बात करें, किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, बेसिकली क्रिस्टलाइन की, थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे क्लियर करेंगे कि क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन में क्या अंतर है, या फिर क्रिस्टल विद डिफेक्ट में क्या अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि अगर प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, तो सपोज करो अगर हम NaCl की बात करें तो उसके अंदर दो तरह के एटम्स हो गए, Na और Cl। तो इन्होंने ये रिफाइन कर दिया कि अगर उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की एंट्रोपी भी 0 हो जाएगी। तो एक तरीके से जब हम पूरे मॉलिक्यूल की कह रहे थे, तो इसमें दो तरह से हम कॉन्सेप्ट ये कह सकते हैं। सपोज करो कि अगर हम ये कहते कि हमारे पास NaCl है, NaCl के क्रिस्टल में Na और Cl, ठीक है, Na प्लस Cl माइनस, अगर हम इसकी इंट्रोपी मान ले कि ये है माइनस का 100 है, ठीक है, और इसकी इंट्रोपी मान ले प्लस का 100 है, तो देखो टोटल इंट्रोपी ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, दोनों का सम, और दोनों का सम क्या आ रहा है, 0। लेकिन उन्होंने ये रिफाइन किया कि नहीं, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये इटसेल्फ 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो ये दोनों 0 0 मिलके भी 0 ही होंगे। तो ये चीज इन्होंने रिफाइन की, लेविस एंड रैंडल ने। क्लियर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। अब देखो, अब तक तो हम कह रहे थे कि मोस्ट प्रोबेबली जो हम कैलकुलेट कर पाते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली डेल्टा एस, ठीक है, और थियोरेटिकली हम स्टैटिकल मैकेनिक्स अगर लगा दे तो हम कैलकुलेट करते हैं एस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्टैटिकल थर्मो, एक अलग से चैप्टर आता है स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है कि दोनों 0 होंगे एट 0 के पे, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात, दोनों 0 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम आते हैं नर्स हीट थ्योरम की तरफ कि कैसे नर्स ने अपना हीट थ्योरम दिया था और क्या फर्दर उसमें डेवलपमेंट हुए, ठीक है। तो आपको पता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एस माइनस का टी डेल्टा एस, ठीक है। हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जी इक्वल्स टू एच माइनस का टी एस। अगर आप डेल्टा फॉर्म में लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप डेल्टा फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो भी लिख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि आप कह रहे हो कि डेल्टा एस एंड एस बोथ विल बी 0 एट 0 के, तो हमें तो क्या करना है, 0 के पे स्टडीज करनी है ना, क्योंकि थर्ड लॉ कहता ही है कि एंट्रोपी एट 0 विल बी
एंट्रोपी एट 0 केल्विन विल बी 0, तो हमें 0 केल्विन पे करना है, तो दोनों तरह से लिख सकते हैं। आप इसको क्या करो, डेल्टा एच को इधर ट्रांसफर कर दो या एच को ट्रांसफर कर दो, तो ये आ जाएगा जी माइनस एच इक्वल टू टी डेल जी बाई डेल पी, सॉरी डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। ये आपने पढ़ा था मैक्सवेल इक्वेशन से, जो हमने पढ़ा, चूंकि हम पढ़ा चुके हैं इसलिए हम बता रहे हैं कि डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी क्या होता है, एस होता है। और अगर आपने डेल डेल्टा जी बाई डेल टी लिया तो ये डेल्टा एस हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर, अंतर बस इतना ही आना है। अब आपने क्या किया कि ग्राफ खींचा, तो यहां से देखो एक चीज क्लियर है कि अगर हम जी की बात करें तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और एच की बात करें तो आप ये कह सकते हो कि जो माइनस एच है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, या फिर इसे कह सकते हो प्लस का एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टी। क्लियर, तो एक चीज तो ये है कि इसका जो ग्राफ होगा वो लीनियर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी है, तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ टर्म्स आना है, तो ये हम छोड़ देते हैं फिलहाल। हम ये कहेंगे कि प्रोपोर्शनल है, घटेगा बढ़ेगा, ये चीज तो हम कह सकते हैं। चलो हमने क्या किया कि जी और टी का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ग्राफ खींचा। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये जी हो सकता है और एच हो सकता है, इन दोनों का जी आर एच, एक का लेना है तो एक का, दोनों का है तो दोनों का मिक्स कर दो। आप लिख सकते हो डेल्टा एच भी लिख सकते हो, डेल्टा जी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप ग्राफ खींचोगे तो देखो आपका जो पता है कि जो एच है जो माइनस टी पे है तो डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे डिक्रीज करेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है ना इस ग्राफ से, यहाँ जो अभी हमने कंडीशन बताई कि जी माइनस एच प्रोपोर्शनल टू टी। तो अब होता क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं, हमें क्या देखना है, 0 केल्विन पे इफेक्ट देखना है, तो हम 0 की तरफ जा रहे हैं। अब उल्टा यहां से आओ, जैसे जैसे 0 की तरफ मूव करोगे ये ग्राफ क्या होगा, कम होता जाएगा, और ये ग्राफ भी कम होता जाएगा। ठीक है, फाइनली हम देखते हैं कि अगर 0 पे, 0 से पहले ही बहुत सारे मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस में देखा गया कि 0 से पहले ही जो इनका डेल्टा एस की वैल्यू थी, सिंस ये जो है ग्राफ एरिया अंडर ग्राफ, सॉरी जो है ये स्लोप को देगा ना। अगर हम यहां से क्या करो कि इस टी को भी इसके नीचे भेज दो, तो ये इक्वेशन हो गई आपकी कुछ इस तरीके की, एक्स बाई डेल एक्स बाई डेल वाई वाला इक्वेशन आपने पढ़ा है। तो अगर डेल एक्स बाई डेल वाई अगर कहीं पे हम देते हैं तो इसे हम कहते हैं कि जो स्लोप होगा, और अगर आप कहते हो कि कहीं पे इक्वेशन आ गई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, तो आप कहते हो एरिया अंडर कर्व। जैसे देखो एक का मैं बता रहा हूं कि जो आप डब्ल्यू निकालते हो तो डब्ल्यू होता है पी डेल्टा वी, तो आप पीबी का जब ग्राफ खींचते हो तो आप कहते हो कि इन दोनों का जो एरिया अंडर कर्व होगा वो क्या होगा, वर्क डन के बराबर होगा। क्लियर, यहाँ पे माइनस होगा। तो ये इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि ये एक्स बाई वाई आए, तो यहाँ पे स्लोप जो होगा वो इस वैल्यू को देगा, जो नेक्स्ट वैल्यू होती है हमारी, जिसके हम जिससे हम रिलेट करते हैं एक्स वाई को। तो यहाँ पे अगर हम इस टी को इधर भेज दें तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एस, तो एस की वैल्यू क्या होगी, स्लोप। तो देखो इस लाइन में कोई स्लोप दिख रहा है, कोई स्लोप नहीं है, तो ये जो स्लोप होगा इस लाइन का 0 हो जाएगा, मतलब पहले ही 0 केल्विन पहुंचने से पहले ही मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस की जो एंट्रोपी है वो 0 हो जाएगी, और कोई भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन है तो 0 पे तो 0 ही होगा। 0 के पहले ही 0 हो जा रही है तो पहले 0 पे तो 0 होना ही है। ठीक है, तो ये जो ये देखा गया था और इसको उन्होंने प्रूव भी किया था, नर्स ने। ठीक है, आपको पता है कि जो है हम सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं, डेल जी इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट। क्लियर है ये? तो देखो इन्होंने क्या किया कि जो सेल कांस्टेंट जो है ईएमएफ ऑफ सेल निकाला, ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के बाद डेल्टा एच, डेल्टा जी निकाला, डेल्टा एच निकालने के बाद जो है सॉरी डेल्टा जी निकालने के बाद डेल्टा एच निकाला, और डिफरेंट टेम्परेचर पे इसको प्लॉट करके या एग्जामिन करके देखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं।
अगर हम ये कहें तो ये ग्राफ के बारे में लिखा गया है कि जो इनिशियली ग्राफ हमारा क्या है, डिक्रीज करता है। जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इनिशियली जो हमारा ग्राफ स्लोली एंड आफ्टर कुछ टेम्परेचर के बाद, अगर हम टेम्परेचर इधर आ रहे हैं तो उसके बाद बहुत तेजी से डिक्रीज करता है और 0 केल्विन पे जी माइनस एच की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। ठीक है, यही नर्स हीट थ्योरम है। देखो इधर आपने हीट वाली जो है हीट की क्वांटिटीज ली थी, इंथैल्पी वाली है उधर टेम्परेचर, तो यही नर्स हीट थ्योरम हो गया। अब उसके बाद रिचर्ड आते हैं। रिचर्ड यूज द आइडिया ऑफ नर्स, ठीक है, यहाँ पे एक एन छूट गया, एंड एक्सपेरिमेंटली मेजर डेल्टा जी डेल्टा एच बाय मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ सेल। जो मैं ये बता रहा था, तो ईएमएफ ऑफ सेल आप मेजर कर सकते हैं, उससे आप डेल्टा जी निकाल सकते हो। डेल्टा जी निकल गया तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे इन्होंने फाइंड आउट किया और ये प्रूव भी किया कि जो एच और टी एच सॉरी जी और टी का वेरिएशन है, जी और एच का एच और टी का और जी और टी का, एच और जी, तो जो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ इन दोनों को देखा तो ये प्रूफ किया कि 0 केल्विन पे दोनों या इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाता है। तो ये चीज रिचार्ड ने प्रूफ की थी। सर ये सर ग्राफ से सर दोबारा बता दो, कुछ समझ में नहीं आया सर। हेलो, ठीक है, बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ये ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा। सर यहाँ देखो, तो जो रिचार्ड था, रिचार्ड ने डेल्टा जी और डेल्टा एच को मेजर किया ईएमएफ ऑफ सेल मेजर करके, ठीक है, और प्रूफ किया कि अगर हम टेम्परेचर 0 के अप्रोच करें तो डेल्टा एच और डेल्टा जी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट टेम्परेचर पे ये ऑब्जर्व किया और पाया कि 0 केल्विन पे डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ कर दिया रिचर्ड ने। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि नर्स आल्सो प्रूव बाय यूजिंग हीट थ्योरम एंड गिव स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एज। तो अगर हम देखो मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आपको पता है कि जो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t था माइनस का h, तो डेल्टा h भी आएगा क्योंकि आपका एक्सप्रेशन ही क्या था, डेल्टा g माइनस का डेल्टा h इक्वल्स टू t डेल्टा s। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्वांटिटी t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, सिंस हम ये कहें कि t टेंस टू 0, लिमिट लगा दो, अगर t टेंस टू 0 होगा तो डेल्टा h भी 0 होगा। सिमिलरली हम g को भी लिख सकते हैं कि g इक्वल्स टू 0 व्हेन t टेंस टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेल्टा h del by del t of delta h at constant p will be 0 and del by del t of delta g at constant p equals to 0। तो अब ये देखो del by del t of delta g डेल्टा s है और del t of delta h cp है, ये c है, g जैसा बन गया थोड़ा सा, ये c। देखो delta h will be 0 when t tends to 0 and delta g equals to 0 when t tends to 0। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा जी बाई डेल टी ऑफ डेल्टा एच एट कांस्टेंट पी भी 0 होगा। और इसी को आप, इस वैल्यू को आप कहते हो सी पी, ये सी है, थोड़ा सा जी जैसा बन गया, ये सी है, हीट कैपेसिटी। ठीक है, और डेल्टा जी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी इज नोन एज डेल्टा एस, या फिर आप इसे कह सकते हो डेल बाई डेल टी ऑफ डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल बी द डेल्टा एस। ठीक है, अब इस रिजल्ट को, जो ये रिजल्ट अब आया,
जब हमने लिमिट इंप्लाई कर दी लिमिट, इस रिजल्ट्स को भी हम थर्ड लॉ की तरफ लिख सकते हैं। देखो, एज पर द एबव रिजल्ट, व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेज टू 0 Kelvin, both Cp and entropy of system tends to become 0. तो यहाँ पे हमने जो डेल्टा एच बाई डेल बाई डेल टी ऑफ डेल्टा एच निकाला, इसे हमने कहा कि ये सीपी है, और अगर ये सीपी है तो सीपी के रेस्पेक्ट में भी थर्ड लॉ को हम डिफाइन कर सकते हैं कि बोथ सीपी एंड एंट्रोपी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम विल बी 0 व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेस टू 0 Kelvin. तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इन सारे जो है स्टेटमेंट को मिक्स करके एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, एट 0 Kelvin all type of molecular motion within the substance becomes 0. तो जो मॉलिकुलर मोशन होते हैं, बेसिकली आप पढ़ते हो वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ये सारे जो मोशंस होते हैं ये 0 हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो एंट्रोपी होगी, रैंडमनेस होगी, वो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो रैंडम होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज को कहा गया कि अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो उसकी जो एंट्रोपी होगी वो 0 होगी, बिकॉज फ्रीजिंग ऑफ मॉलिकुलर मोशन। तो जो मॉलिकुलर मोशन है वो रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से कह सकते हो कि ये जो पॉइंट था ये वेरिफिकेशन है, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको इन कॉन्सेप्ट की मदद से, मॉलिकुलर मोशन की मदद से। नाउ अगर हम ये कहें कि अब हमें निकालना है एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी किसी भी टेम्परेचर पे, तो बेसिकली हम जो करते हैं वो क्या कर सकते हैं कि हम जो डेल्टा टी मेजर कर सकते हैं किसी टेम्परेचर। ठीक है, अगर आपको एब्सोल्यूट एंट्रोपी मेजर करनी है तो आपको बोल्ट्जमैन फार्मूला लगाना पड़ेगा, S इक्वल्स टू के एल एन डब्ल्यू जो आगे आएगा। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं चेंज मेजर कर सकते हैं, ये मेजर कर सकते हैं, और इसके लिए आपको स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स आना चाहिए। ये बहुत हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, बाकी स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स का पूरा सेक्शन छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां से देखो डेल्टा एस इक्वल्स टू, आप कहते हो कि डी क्यू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, ये 12th में भी पढ़ा है, और बेसिकली ये ऐसे दिया ही जाता है। तो डेल्टा एस, यहां से आप ये कह दो कि इस डेल्टा एस को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। सिंस डेल्टा है तो विद रेस्पेक्ट टू टी वन एंड टी टू, यहाँ पे लिमिट लगा दो, यही टी वन एंड टी टू की लिमिट लगा दो, और इस इक्वेशन को इंटीग्रेट। ठीक है, जैसे ही आपने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसी को हम कहते हैं क्यू रिवर्सिबल को हम कहते हैं सीपीडीटी। बेसिकली आप सीपी जब पढ़ते हो तो आप सीपी को कहते हो कि डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, इसी को आप कहते हो सीपी। तो सीपी के ही फार्मूले से यहाँ पे जो है डी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू लिख दी गई सीपी डी टी। अब इसको जो है इंटीग्रेट कर दो टी वन और टी टू के रेस्पेक्ट, यहाँ से आ गया ये एस टी टू माइनस का एस टी वन, इस टी वन को इधर साइड चेंज करा दो तो ये प्लस का टी वन हो गया, और यहाँ से जब आप इसको इंटीग्रेट किए तो ये हो जाएगा, इसको एज इट इज लिख दिया, इंटीग्रेट किया नहीं अभी। ठीक है, अगर आप इंटीग्रेट करना है तो हो जाएगा, लेकिन इस सीपी को आप क्या क्या करना पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंस अगर हम आगे देखेंगे कि सीपी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो इस केस में जब रेसिडुअल एंट्रोपी की बात करेंगे तब इसे बाहर निकालेंगे। अभी फिलहाल इतना ही देखो, तो यहाँ से आ गया एंट्रोपी एट टेम्परेचर T2 इक्वल्स टू एंट्रोपी एट टेम्परेचर T1 प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ सीपी डी टी बाई टी विद इन लिमिट T1 टू T2। ठीक है, तो जैसे हमने ये कहा कि अगर हम इस T1 को T1 टेम्परेचर को 0 केल्विन मान लें, ठीक है, T1 टेम्परेचर को 0 केल्विन मान लें, तो जो एस T1 होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि थर्ड लॉ यही कह रहा है। ठीक है, फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये ध्यान रखना, फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये बात हो गई। अब जैसे ही आपने इसे कहा कि ये तो 0 हो गया, तो एस T2 हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा
0 टू T2, अब इसे आप कह दो 0, क्योंकि ये 0 हो गया तो इसको आपने 0 रख दिया, T1 को, T1 हमने 0 ले लिया, तो Cp dt बाई T। लेकिन ये S जो है ये थर्ड लॉ एंट्रोपी कही जाती है, इसे हम कहते हैं बेसिकली थर्ड लॉ की एंट्रोपी। एब्सोल्यूट नहीं है, ये ध्यान रखना, एब्सोल्यूट ये नहीं है, ठीक है। तो यहां से ये आपका फार्मूला बन गया ST 0 टू 10 के Cp डैश dt बाई टी। इसको हमने जो रेसिडुअल आपकी एंट्रोपी थी जिसे आपने कहा था S1, उसी को लिखा है 0 से 10 के। बहुत सारी बुकों में आपको ये मिल जाएगा 0 से 15 के, ठीक है, किसी किसी बुक में मिल जाएगा कि 0 टू 20 के। तो बेसिकली लो टेम्परेचर के लिए, इतना लो टेम्परेचर के लिए 10 टू 15 जो हमने यहाँ पे रेंज लिखा है 10 टू 15 या 10 टू 20, इसके लिए हम कैलकुलेशन में यही लेके चलते हैं, ठीक है। ये नहीं कि 10 आप इसको एक तरीके से मान लो, 10 को पकड़ के आपको बैठना नहीं है। अगर क्वेश्चन में 20 भी दे रखा है तब भी आप इसे 0 टू 20 के का केस मानोगे, ठीक है। 15 दे रखा है तब भी आप, क्यों, क्योंकि अगर हम एक्सट्रीम लो कंडीशन में जाते हैं, लो टेम्परेचर पे जाते हैं, तो जो सीपी है उस सीपी को हम डिफाइन करते हैं डी बाई टी क्यूब लॉ से, ठीक है। तो ये अभी आगे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो, तो जो है एस एट टेम्परेचर टी विल बी इंटीग्रेशन ऑफ सीपी डैश डी टी बाई टी 0 टू 10 के, और ये हो जाएगा 10 के से T2 तक के लिए, जितना भी T2 लिया आपने या T ले लिया, जो भी फाइनल है उस टेम्परेचर के लिए हो जाएगा। अगर आपने इसे T2 लिया तो ये T2 हो जाएगा। यहाँ पे आगे ना गया Cp T2 और dt बाई T, क्लियर। अब देखो हम ये कहते हैं कि अगर हम 0 टू 10 की बात करें, 0 टू 10 के टू 15 के, या फिर 0 टू 20 के, ठीक है, या इससे बिलो की बात करें, द हीट कैपेसिटी जो Cp डैश हमने लिखा है, दिस हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय डी बाई क्यूब लॉ। अब इसे हम इस Cp को हम ऐसे नहीं देंगे Cp इक्वल्स टू dq बाई dt, ये नहीं फार्मूला लगाएंगे इसके लिए, अब यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगाना है। इसके लिए ये देखा गया कि जो डिवाई ने से प्रूफ करके दिया फार्मूला, टी क्यूब फार्मूला, Cp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द टेम्परेचर, जितना लो टेम्परेचर रखोगे उसके क्यूब कर दो, Cp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाओ और एक कांस्टेंट ले आओ, Cp डैश इक्वल्स टू ए टी क्यूब। अब इस Cp डैश की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपका एस टी हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो ए टी क्यूब डी टी बाई टी को 0 टू 10 के बीच। अब यहाँ से देखो Cp को हमने बाहर ले लिया, यहाँ से dt बाई टी को कर दो इंटीग्रेट, तो यहाँ से आ जाएगा ln t, यहाँ से कर दो ए, देखो अगेन कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा टी क्यूब बाई टी क्यूब को कट कर दो, ये टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर बाई डी टी। अब अगेन इसको अगर सॉल्व करोगे, तो इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आप कह सकते हो कि जो है ये क्या हो जाएगा, टी क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, टी क्यूब ए टी क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में। सर तो यहाँ से देखो ये आपका इक्वेशन आ गया, एस टी इक्वल्स टू ए 0 टू टी। अब हमने ये मिनिमम इसलिए लिखा कि जो बुकें हैं, जो बुक में कहीं 10 के लिखा है 10 केल्विन, कहीं पे 15 केल्विन, और किसी क्वेश्चन में 20 केल्विन लिख दे रहा है, तो हम इसे मान लिए कि जो भी लिखा है ये मिनिमम वाला पॉसिबल टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ से आपने इसको सॉल्व किया टी स्क्वायर डी टी, और यहाँ से आ गया Cp ln T2 बाई टी मिनिमम, इस पे आप लिमिट लगा दो, ठीक है। तो इस 10 के को आप यहाँ पे टी मिनिमम मान लो, ठीक है। तो ये चीज हमने थोड़ी सी चेंज कर दी है जनरलाइज करने के लिए, कि अगर 10 के है तब तो 10 के लिख लो टी मिनिमम को, 20 है तो 20 लिख लो, 15 है तो 15 लिख लो, क्लियर। तो ये हो गया आपका Cp ln T2 बाई टी मिनिमम। तो ये जो आपका जनरल फार्मूला है, इससे आप थर्ड लॉ की एंट्रोपी
कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द थर्ड लॉ एंट्रोपी, और इसे हम कहते हैं थर्ड लॉ एंट्रोपी। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है। अब देखो, ये जो हम कह रहे थे, ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन के लिए बात कर रहे थे, परफेक्टली